2026 की बैंक ट्रांजैक्शन की लिमिट्स क्या हैं उसको आज के सेशन में हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसी फाइनेंस और टैक्सेशन की लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए डिस्कस करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है इंडिया के अंदर 2026 के अंदर लेटेस्ट आईटीआर फाइलिंग करते टाइम, जो कि हर टैक्स पेयर को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम बैलेंस कितना आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। देखिए इसकी कोई फिक्स कैप नहीं होती, कोई फिक्स लिमिट नहीं होती कि कितना बैंक बैलेंस आपका रहेगा। ये डिपेंड करता है दो मेन चीजों के ऊपर। जो भी बैंक बैलेंस आपके पास है वो आपका एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि इनकम मस्ट नॉट बी अंडर रिपोर्टेड। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक में बैलेंस आपके बहुत ज्यादा है लेकिन आप अपनी आईटीआर बहुत ही अंडर रिपोर्ट करके फाइल कर रहे हो। इन दोनों ही केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। जरा डिटेल में एक बार चर्चा करते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम क्या होती है और अंडर रिपोर्टिंग पर पेनल्टी आपकी क्या लगाई जा सकती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम के ऊपर कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम किस तरीके से निकाली जाती है और क्या उसके ऊपर आपकी पेनल्टी रहेगी। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राजू जी हैं जो पिछले 5 सालों से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आ रहे हैं, और पिछले 5 सालों में उन्होंने टोटल अपनी जो इनकम डिक्लेयर की है वो 50 लाख रुपीस की इनकम उन्होंने पिछले 5 सालों में डिक्लेयर की है। अब सिनेरियो ए लेते हैं, अगर उनके बैंक बैलेंस जो है उनका 45 लाख रुपीस का है तो उन्होंने पिछले 5 सालों में अगर 50 लाख की आईटीआर फाइल की है और अगर कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया है तो 45 लाख का बैलेंस जो है वो जस्टिफाई हो सकता है, उसमें कोई भी परेशानी या दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनका जो बैंक बैलेंस है वो 2 करोड़ रुपए का हो जाता है तो वहाँ पर सवाल आएगा कि आप ये बताइए जो एक्सेस पैसा आया ये कहाँ से आया। तो जो आपका 50 लाख है वो तो आपका एक्सप्लेन्ड है। 50 लाख पिछले 5 सालों से आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए आ रहे हो, आपने सरकार को बताया मेरी 50 लाख की इनकम है। बट व्हाट अबाउट दिस 1.5 सीआर जो एक्सेस अमाउंट आपके अकाउंट में है? क्या आपने कोई लोन लिया या किसी और चीज का है, कोई कैपिटल रिसीट आपके पास आई है, या फिर ये 2 नंबर का पैसा है? अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो इनकम टैक्स इसी अमाउंट को बोलता है कि ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड मनी है या अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, और इस अमाउंट के ऊपर फिर 84% का टैक्स आपसे चार्ज किया जाता है। उसको ब्लैक मनी कंसिडर किया जाता है और हाई रेट ऑफ टैक्स और पेनल्टी लगाए जाते हैं। 84% तक का टैक्स और पेनल्टी मिला करके आपसे चार्ज यहां पर किया जा सकता है इन केसेस के अंदर। इसके बाद बात करते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम की। अगर आपने अपने बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस है लेकिन आप अपनी आईटीआर जो है वो बहुत कम की फाइल करते हो या आईटीआर फाइल ही नहीं करते हो, दोनों का जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने रिपोर्टेड इनकम आपने आईटीआर के अंदर 30 लाख रिपोर्ट की लेकिन आपके बैंक बैलेंस में पिछले 5 सालों में और आपका जो बैलेंस अभी खड़ा हुआ है वो 50 लाख रुपीस का खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जब आपकी इनकम 30 लाख रुपीस की है तो आपने 50 लाख रुपीस का बैंक बैलेंस कहाँ से आया? अगर उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। परेशानी तब आएगी अगर वो आपकी इनकम है टोटल 50 लाख की और आपने उसको अंडर रिपोर्ट किया है, आपने अपनी आईटीआर में केवल 30 लाख ही फाइल किया है। तो जो ये 20 लाख रुपीस की अंडर रिपोर्टेड इनकम है इसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा 30% का। लेट सपोज यही एस्टिमेट बेसिस पर टैक्स है, आपका 30% के आसपास का टैक्स लगेगा। 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहाँ पर लगेगा तो 6.24 लाख का आपका ये टैक्स हो गया। इसके ऊपर फिर पेनल्टी लगती है इस टैक्स का 200% जो है इसकी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो मोटा मोटा जो है आपका जो है अगर 30% टैक्स है तो इसका 60% ये हो जाएगा। ये भी आपका 90% के आसपास जो है स्लैब का बेनिफिट ऑब्वियसली आपको यहाँ मिलेगा, तो 90 से थोड़ा कम रहेगा। बट वही आ जाता है जो अनएक्सप्लेन्ड कैश के केस में 84% था, यहाँ पर भी मोटा मोटा उतना ही टैक्स और पेनल्टी मिला करके अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में आपको देना होगा। अगर आपने जानबूझ करके अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है और उसको शो नहीं किया है अपनी आईटीआर के अंदर तो ये पेनल्टी आपके ऊपर लेवी की जा सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके माइंड में आएगा, सरकार को पता कैसे चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? ये गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? देखिए एक तो होता है एसएफटी रिपोर्टिंग। एसएफटी रिपोर्टिंग में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर आप ट्रिगर कर देते हैं कुछ लिमिट्स को, जो कि हम आगे समझेंगे, तो वो इन्फॉर्म कर देते हैं बैंक्स को। दूसरा जो है अब इनकम टैक्स के अंदर आपको खुद भी देना होगा। पहले क्या होता था, अगर आपका एक बिजनेस है तो
तो बिजनेस के रिलेटेड जितने भी आपके करंट अकाउंट हैं वो सारे करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अब ITR 4 के अंदर करंट ईयर से नई अपडेट आई है जो आप ध्यान से समझिएगा। ITR 4 जब आप फाइल करते हैं इसमें अब आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी बैंक बैलेंस हैं वो देना मैंडेटरी हो गया है। क्या सेविंग बैंक अकाउंट की जानकारी जो है वो ITR में नहीं मांगी जाती? जी नहीं, ITR में सेविंग बैंक अकाउंट की जानकारी नहीं मांगी जाती। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर SFT आपका ट्रिगर हो गया है, आपको डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिक मेल आ रहे हैं या नोटिसेस आ रहे हैं, वहां पे आपसे जरूर आपके सेविंग बैंक अकाउंट भी मांगे जाते हैं। तो जब आपका केस स्क्रूटनी में जाता है, जब आपके केस की जांच की जाती है, तब आपके सभी बैंक अकाउंट मांगे जाते हैं और सभी करंट अकाउंट आपको देने होते हैं। तो ध्यान रखिए, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन, फिर आपको पूरी बैंक स्टेटमेंट अपनी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जो आपके क्रेडिट्स आए हैं वो कहां से आए हैं, उसका सोर्स क्या है, कौन सी कैपिटल रिसीट्स, कौन से रेवेन्यू रिसीट्स, और अगर कुछ अनएक्सप्लेन्ड या अंडर रिपोर्टेड आता है तो उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी वैसे ही बहुत ज्यादा यहां पर लगने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक SFT की लिमिट आती है, कैश डिपॉजिट की लिमिट। अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट कर देते हैं तो वो जो बैंक है वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पर ये जो लिमिट है 50 लाख की हो जाती है। अगर आपका करंट अकाउंट है तो ये रिपोर्टिंग की लिमिट 50 लाख है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 10 लाख है। अब यहाँ समस्या रिपोर्टिंग की नहीं है। देखो, रिपोर्टिंग तो बैंक करेगा और आप उसको एक्सप्लेन भी कर दोगे। अगर आपकी एक नंबर की ट्रांजेक्शन है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, तो कोई घबराने की जरूरत भी आपको नहीं है। लेकिन समस्या एक और आती है, अगर जब डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है आपके केस, वो चेक करता है, फिर वो केवल ये एक ट्रांजैक्शन नहीं देखेगा, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट की सभी ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा। और अगर कोई और गड़बड़ पाई जाती है, कोई और इनकम पाई जाती है, तो वो आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड रहता है। क्योंकि जब तक आप सिस्टम के अंदर ट्रिगर नहीं होंगे तब तक सिस्टम आपको कैप्चर नहीं करेगा। आज के डेट में डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक एक करके इंडिविजुअल रिटर्न्स को चेक करें। ये सारा काम ऑटोमेटेड होता है। इनकम टैक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इनसाइट, उसके अंदर ये सारे काम होते हैं और जो ऑटोमेटेड तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं। और आपके पास नोटिस भी इनिशियली जो आएगा वो ऑटोमेटेड तरीके से ही आएगा। उसके बाद फिर बाद में जाकर के डिपार्टमेंट की तरफ से मैनुअल इंटरवेंशन किया जाता है और वो आपके केस को चेक करते हैं। तो आपके लिए, टैक्स पेयर के लिए जो सबसे बड़ा सेफ गार्ड है वो ये है कि आप इन ट्रिगर्स में ही फॉल ना करें तो आप बच सकते हैं। तो ये SFT का रिपोर्टिंग ट्रिगर होता है जो कि 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने पर एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रिगर हो जाएगा। और ये बैंक वाइज कैलकुलेशन यहां पर आपको करनी होती है। तो अगर किस तरीके से बैंक वाइज कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए, अगर एक बैंक अकाउंट के अंदर आपने जो है, जैसे मैं HDFC का एक एग्जांपल लेता हूं, HDFC के अंदर आपने जो है पूरे साल में 2 बार पैसा जो है वो डिपॉजिट किया, एक बार 6 लाख का और एक बार 6 लाख का, 2 बार आपने डिपॉजिट किया। तो इन दोनों को एग्रीगेट किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ एग्रीगेशन। तो सेम नेचर के जो अकाउंट होंगे और सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको एग्रीगेट कर दिया जाएगा। या फिर आपके जैसे HDFC में 2 अकाउंट हैं, एक अकाउंट में आपने जो है ये 6 लाख किया और दूसरे अकाउंट में फिर से आपने 6 लाख किया। तो आपने 2 बैंक अकाउंट में किया बट दोनों सेम बैंक के अंदर है। सेम अकाउंट और सेम नेचर की ट्रांजैक्शन जो है उनको एग्रीगेट किया जाता है, उसको रूल ऑफ एग्रीगेशन बोलते हैं। अगर रूल ऑफ एग्रीगेशन के बाद आपका 10 लाख को क्रॉस हो रहा है, जो कि हमारे केस में हो रहा है, तो उस केस में भी बैंक आपकी रिपोर्टिंग करता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है जो प्रैक्टिकली आपको जरूर समझना होगा। जब 2 डिफरेंट बैंक की बात आती है तब एक बैंक दूसरे बैंक को ये जानकारी शेयर नहीं करता है। हालांकि दोनों बैंकों के पास आपका पैन नंबर अवेलेबल है, लेकिन ये जानकारी शेयर नहीं की जाती कि HDFC में आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया। अगर आपने HDFC में 6 लाख रुपीस जो है वो डिपॉजिट किया, दूसरा आपका SBI में अकाउंट और SBI के अंदर भी आपकी 6 लाख आप डिपॉजिट कर देते हैं। सवाल ये आएगा, आपके पास बैंक के पास, SBI के पास भी आपका पैन नंबर है और HDFC के पास भी आपका पैन नंबर है। अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि ये दोनों बैंक एक दूसरे का चेक कर सके ट्रांजैक्शन, या HDFC ये चेक कर सके SBI में कितना आपने कैश डिपॉजिट किया, या SBI ये चेक कर सके HDFC में कितना कैश डिपॉजिट किया। तो इसीलिए यहाँ छोटा सा कैश रहता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिपॉजिट करना भी है
तो आप मल्टीपल अकाउंट का यूज करके यहां पर लीगली बच सकते हैं एसएफटी की ट्रिगर होने से, और 2 अकाउंट में आप इस तरीके से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको एचडीएफसी में करना है तो यहां से आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू आप इसके अंदर ला सकते हैं, जिससे आप एसएफटी ट्रिगर से बच जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया, आपको ऑटोमेटिक जो ट्रिगर सिस्टम होता है इनसाइड का इनकम टैक्स का, उससे बचने की जरूरत है, तो आप यहां पर नोटिस से बच जाएंगे। वही चीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की है, जैसे एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का मैंने आपको एग्जांपल यहां पर दे दिया है। मूविंग फर्दर, कैश डिपॉजिट की बात हो गई, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैश विड्रॉल। और कैश विड्रॉल में और भी ज़्यादा यहाँ पर कैचेस हैं और चेंजेस भी हैं। जैसा आपको पता होगा, न्यू इनकम टैक्स आपका आया था जो कि 1 अप्रैल 26 से अप्लाई हो चुका है, और इसके अंदर कई सारे बदलाव हुए हैं कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ के अंदर। डिपॉजिट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब कैश विड्रॉ की अगर बात करें, बैंक में जाते हैं आप, कैश निकालते हैं वहाँ से जा करके। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, इन केस यू हैव सेविंग बैंक अकाउंट, तो वहाँ पर टीडीएस आपका काटा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, टीडीएस का जो ऑब्जेक्टिव है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहां हमको थोड़ा सा सवाल उठाना पड़ेगा सरकार के ऊपर, जरूरत है उसकी, क्योंकि टीडीएस का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो आपकी इनकम का सोर्स है वहीं से सरकार आपका थोड़ा सा टैक्स डिडक्ट कर ले, यही ऑब्जेक्टिव था टीडीएस का। और दूसरा उसकी ट्रैकिंग भी हो सके। ये 2 ऑब्जेक्टिव के साथ टीडीएस आया था। अब आप मुझे बताइए, जब आप अपने ही बैंक से अपना ही पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं, क्या आपकी कोई वो इनकम है? मैंने अपनी शर्ट की जेब से पैंट की जेब में पैसे डाले हैं, मतलब मेरी जेब ही तो चेंज हुई है, वो मेरा बैंक था, अब मैंने उससे कैश में निकाल लिए, तो यहां पर कोई इनकम तो जनरेट ही नहीं हुई है, तो आप बैंक से टीडीएस काटने के लिए क्यों बोल रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं उठाता आ रहा हूं, पिछले कई बार वीडियोस में मैंने बताया है और आज दोबारा से रिपीट करूंगा कि यहां कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो इस पर टीडीएस काटने का जो लॉजिक है वो टीडीएस के अंदर ये फॉल नहीं करता है। फिर भी गवर्नमेंट ने जबरदस्ती का ये रूल बनाया हुआ है टीडीएस का कैश विड्रॉल के ऊपर, और इसकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ है। एक सरकार का तर्क ये रह सकता है कि भाई हम यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कितना कैश आप विड्रॉ करेंगे, फिर उसको यूज़ कैसे करेंगे। ट्रैकिंग के लिए एसएफटी का मैकेनिज्म भी होता है, जिसको हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे आप डिपॉजिट में 10 लाख के ऊपर ट्रैक करते हैं, वैसे ही आप विड्रॉल के ऊपर भी ट्रैक कर सकते हैं। टीडीएस की वहाँ पर स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है कैश विड्रॉल के केस में, जो मुझे लगता है। देखिए, तो यहाँ पर 2% का टीडीएस रहता है अगर 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है। सर ये लिमिट तो 20 लाख की थी, पुरानी लिमिट जो है वो 20 लाख की होती थी। नया एक्ट जो आपका आया है उसमें इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ कर दिया गया है। अगर कोई बैंकर अपडेट नहीं है तो ज़रूर आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं रेट क्या रहेगा। 2% का टीडीएस का रेट रहेगा। यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। पुराने एक्ट में जो 2% टीडीएस काटा जाता था वो केवल एक्सेस अमाउंट पे काटा जाता था। जैसे अगर आपने 1 करोड़ 5 लाख रुपए विड्रॉ करे तो 5 लाख के ऊपर आपका 2% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अब न्यू एक्ट के अंदर आपका जो टीडीएस कटेगा, अगर आपने 1 करोड़ को क्रॉस कर दिया तो फिर एक्सेस अमाउंट पे नहीं कटेगा, होल अमाउंट के ऊपर कटेगा। यानी जो टोटल विड्रॉल आपकी अब तक हुई है उस पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि टीडीएस को आप अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हो, और अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता तो वो रिफंड भी हो जाएगा, बट फिर भी आपका पैसा ब्लॉक जरूर हो जाता है जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करते और उसका रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो आपको जरूर ध्यान रखना है, 1 करोड़ वाला। उसके बाद अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में भी टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट सेम रहती है, 1 करोड़ की ही रहती है, और 2% टीडीएस वहां पर भी काटा जाता है अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करेंगे करंट अकाउंट के केस में। लेकिन यहाँ पर एसएफटी रिपोर्टिंग जो है वो भी आ जाती है। करंट अकाउंट में कैश विड्रॉ की एसएफटी रिपोर्टिंग की जाती है, तो आप सेविंग में भी एसएफटी रिपोर्टिंग कर दीजिए। टीडीएस का कंसेप्ट कैश विड्रॉल से हट जाना चाहिए मेरे हिसाब से लॉजिकली। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पीएफ विड्रॉल। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। आप जो है अब अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू भी। बहुत रीसेंट अपडेट है। अप टू 75% ऑफ योर ईपीएफ बैलेंस जो है वो यूपीआई के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम विड्रॉ भी आपका अब अवेलेबल रहेगा। आपको कार्ड दिया जाएगा, एटीएम कार्ड, जिससे आप पीएफ का पैसा एटीएम से भी विड्रॉ कर पाएंगे। आप ऑटो सेटलमेंट की जो है वो लिमिट रहेगी। आप जो है पहले वो 1 लाख की होती थी, अब 5 लाख तक आपका ऑटो सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका पीएफ का पैसा विड्रॉ करना काफ़ी इजी होने वाला है। मूविंग फर्दर अगर बात करें डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या होती हैं। अगर हम बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शन आप एक दिन में कितनी कर सकते हैं, 1 लाख रुपीज़ की कर सकते हैं। ये 24 आवर्स की लिमिट होती है। हर 24 आवर के बाद ये लिमिट आपकी रीसेट हो जाती है। उसके बाद
अगर IMPS की बात करें तो IMPS में आप जो है मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन IMPS के थ्रू कर सकते हो। इंस्टेंटली यहां पर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम NEFT की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो यहां पर बैचेस में आपकी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। आधे घंटे का अप्रॉक्स टाइम लगता है। यहां पर कोई लिमिट नहीं होती और मिनिमम अमाउंट 1 रुपए से आप यहां पर कर सकते हैं। RTGS जो होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, बैचेस में नहीं जाता, सिंगल ट्रांजैक्शन वाइज आपका जाता है। यहां पर भी आपको आधे घंटे का अप्रॉक्स टाइम RTGS में लग जाता है, लेकिन इसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपीस की और मैक्सिमम RTGS की कोई लिमिट नहीं होती है। जब बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांसफर किया जाता है जनरली वो RTGS के थ्रू ही किया जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट किस तरीके से आप मैनेज करें, कितने बैंक अकाउंट आप एक टाइम पर रख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं तो RBI की तरफ से, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। कितने भी अकाउंट आप मैनेज कीजिए, अगर आप उसका एवरेज जो मंथली बैलेंस होता है उसको मेंटेन कर सकते हो तो कितने भी बैंक अकाउंट आप अपने पास रखो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो आपको अपनी ITR के अंदर अब डिस्क्लोज करने होंगे। उनका आपको अकाउंट नंबर देना होगा, कौन सा बैंक है, IFSC कोड है। सभी बैंक अकाउंट का, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, वेदर इट इज सेविंग और करंट, इंफॉर्मेशन आपको सबकी देनी होती है। बैंक बैलेंस जो देना है वो केवल करंट अकाउंट का देना है, ITR 4 में जो हमने डिस्कस किया था। बट जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सभी बैंक अकाउंट, सेविंग एंड करंट, दोनों की यहां पर आपकी रहने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, GST पोर्टल पर जो है वो भी अपडेट करना मैंडेटरी। अगर आपका बिजनेस है और GST में आप रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्ट्रेशन के विदिन 30 डेज आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट करना होगा GST पोर्टल पर। अगर करंट अकाउंट ओपन नहीं हो पाता, इनिशियली आप अपना सेविंग अकाउंट ऐड कर सकते हैं, बट बाद में जाकर के आपको करंट अकाउंट जो है वो GST के अंदर अपडेट करना होता है। उसके बाद समझते हैं फिक्स डिपॉजिट से जुड़े हुए कुछ रूल जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। जैसे कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है, उसी तरीके से FD की भी लिमिट होती है। यहां पर भी 10 लाख की लिमिट लगती है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की FD कराते हैं तो आपका SFT ट्रिगर हो जाता है और बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कैश ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। इनको थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर इनको अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले कैश रिसीट, 2 लाख रुपए से ज्यादा की आप कैश रिसीट ना लें किसी भी पर्सन से, वहां पर 100% की पेनल्टी है। पेनल्टी हाई इसीलिए यहाँ पे रखी जाती है क्योंकि इनको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कैश ट्रांजैक्शंस को। दूसरा है प्रॉपर्टी की कोई भी ट्रांजैक्शन 20,000 से ज़्यादा की कैश में ना लें। आप कैश में कोई भी लोन एक्सेप्ट या डिपॉजिट ना करें 20,000 से ज़्यादा का। बिजनेस एक्सपेंस है वो 10,000 से ज़्यादा का एक सिंगल डे में ना करें आप कैश के अंदर। ये कैश की कुछ ट्रांजैक्शंस थी। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस हमने समझी, जहां पे बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉल और बैंक पे से जो TDS काटा जाता है कैश विड्रॉल के ऊपर, FD की लिमिट्स को हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मैं विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।